कि उम्र की कोई बात नहीं है, अगर उम्र में वो बड़ा भी है, इज़्ज़त करने वाला हो। वो अफ़ोर्ड कर सकता है, कोई इश्यूज़ नहीं है, वो अच्छा खाता कमाता है, तो वो अगर सेकंड मैरिज वाला भी हो तो आपको कबूल है? हिन वक़्त जितना भी भेण भाई मांजी वीडियो सिंध सां ॾिसनि था, तव्हां सां गुज़ारिश आहे त तव्हां मांजी मदद कयो, मां हिन वक़्त ॾाढी परेशान आहियां। काफ़ी देर से गौर कर रहा हूँ और मेरे दिल में आया कि मैं एक क्वेश्चन पूछूँ कि आपकी रियल आइज़ हैं या आपने लेंस लगाए हैं? नहीं, नहीं, ये मेरी अपनी आँखें ओरिजिनल आइज़ हैं। हैं। जी, बिल्कुल। ये मैंने छुप के की थी, गाँव में हमारे जो बड़े थे, हमारे पास आस-पड़ोस में जो लोग जाते थे, उनके साथ जाती थी। लेकिन हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम किताबें खरीद सकें। लेकिन शुरू से शौक है, आपने मेरा लिबास देखा होगा, मुझे बन-ठन ना पसंद है, मुझे जो है वो एक जैसे पढ़ी-लिखी लड़कियाँ होती हैं, बाशऊर लड़कियाँ होती हैं, वैसे मुझे शौक था, लेकिन हमारे गाँव का ऐसा माहौल नहीं था, जिसकी वजह से मेरे रिश्तेदार भी सख्त मुझे हमेशा डाँटते थे। तो मैं इस सब चीज़ों से तंग आ गई थी और बहुत मुश्किलों से जो है वो मैंने उनको मनाया, वो मान नहीं रहे थे। मेरे वालिद साहब इंतकाल कर चुके हैं और मेरी वालिदा बुज़ुर्ग हैं, घरों में काम करती हैं। तो रिश्तेदार जो हैं वो ज़्यादा बोल रहे थे। अपनी अम्मी को तो मैंने मना लिया, लेकिन मेरे जो चाचा हैं और बाकी जो कज़नज़ाद भाई हैं, तो वो उनको एतराज़ था। वो लड़का जो है वो पढ़ा-लिखा नहीं था बिल्कुल भी, उसको ना बोलना आता था, तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूँ, जो बाद में हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, वो बाशऊर हों। और आपको पता है कि गैरत नाम की एक जो होती है, भाई ने उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। फिर मेरी माँ भी बेचारी बुज़ुर्ग हैं, तो उन्होंने अपना दुपट्टा मेरे कदमों में रख दिया और उन्होंने कहा कि हमारी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है। लेकिन माँ ने जो भी पैसे जोड़े थे, कुछ मेरी शादी के लिए जोड़े थे, कुछ वो जो भी मज़दूरी करती थी, घरों में काम करती थी, उनको जो भी पैसे मिलते थे वो रखती थी, बल्कि वो मुझे ही पकड़ाया करती थी। तो फिर बस मुझे उस वक़्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो मैंने सारे पैसे उठाए और मैं लाहौर आ गई। 1 महीने का जो हॉस्टल का रेंट है वो 10,000 है, तो 30,000 ये बन गया और सेमेस्टर फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 22 साला खूबसूरत नौजवान सिंध के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की मौजूद है। ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपने माँ-बाप छोड़ दिए, अपने रिलेटिव्स छोड़ दिए और आज ये अपने घरवालों से, अपनों से दूर लाहौर में रह रही हैं। किस हाल में हैं, कैसे लाइफ़ गुज़ार रही हैं, अपनों को क्यों छोड़ दिया, ये सारा माजरा है क्या? इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बताइएगा कि आप ऐसा वजह क्या बन गई कि आपने अपना घर छोड़ दिया, आपने अपने मतलब अपने छोड़ दिए, अपने माँ-बाप छोड़ दिए? पढ़ाई वजह थी, मैं पढ़ना चाहती थी और वो लोग इसके सख्त खिलाफ थे। क्यों? तो जब आप घर में थी तो ज जो आपने आपने बताया कि आपने मैट्रिक की और उसके बाद आप घर से निकली, तो मैट्रिक कैसे कर ली जब वो पढ़ाई के खिलाफ थे? ये मैंने छुप के की थी, गाँव में हमारे जो बड़े थे, हमारे पास आस-पड़ोस में जो लोग जाते थे, उनके साथ जाती थी। लेकिन हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम किताबें खरीद सकें। लेकिन ये है कि फिर मैं जाती थी खेल-खेद में उनके साथ, जो वो पढ़ती थी, उनके साथ बैठ जाती थी। तो पढ़ने का मुझे शौक था, शुक्र है कि ज़हीन भी हूँ, तो बस उनके साथ जो है वो चली जाती थी। घरवालों को पता नहीं था, जब मेरी 8वीं हो गई, फिर उनको पता लगा कि मैं भी पढ़ रही हूँ। मतलब आपने घरवालों से चोरी तालीम हासिल की। जी। शौक कैसे पैदा हुआ? टीवी से, टीवी देख के। अच्छा, उसमें क्या ऐसा देख लिया जो शौक पैदा हो गया? बस वहाँ पर मैं कोई प्रोग्राम चलता था टीवी पे, वो देखती थी। मुझे शुरू से शौक है, आपने मेरा लिबास देखा होगा, मुझे बन-ठन ना पसंद है, मुझे जो है वो एक जैसे पढ़ी-लिखी लड़कियाँ होती हैं, बाशऊर लड़कियाँ होती हैं, वैसे मुझे शौक था, लेकिन हमारे गाँव का ऐसा माहौल नहीं था, जिसकी वजह से मेरे रिश्तेदार भी सख्त मुझे हमेशा डाँटते थे। तो मैं इस सब चीज़ों से तंग आ गई थी और मैं चिढ़ती थी कि मुझे क्यों इस तरीके से मना किया जाता है। अच्छा, जब आपके माँ-बाप स्टडी के ख़िलाफ़ थे और सिंध का इलाका भी ऐसा है कि वहाँ पे इतना पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम भी नहीं है और लोग प्रेफ़र भी नहीं करते। लोगों को यही पता होगा कि ये बेटी पैदा हुई है, इससे सारी ज़िंदगी काम करवाना है, कल को उसकी शादी कर देनी, इसने अपने घर चले जाना है। जब आपके घरवालों को पता चल गया कि ये स्टडी कर रही है हमारी बेटी और पढ़ना चाहती है, तो आपने मैट्रिक के लिए अपने माँ-बाप को कैसे मनाया? बहुत मुश्किलों से जो है वो मैंने उनको मनाया, वो मान नहीं रहे थे। मेरे वालिद साहब इंतकाल कर चुके हैं और मेरी वालिदा बुज़ुर्ग हैं, घरों में काम करती हैं। तो रिश्तेदार जो हैं वो ज़्यादा बोल रहे थे। अपनी अम्मी को तो मैंने मना लिया, लेकिन मेरे जो चाचा हैं और बाकी जो कज़नज़ाद भाई हैं, तो वो उनको एतराज़ था
लेकिन फिर बड़ी मुश्किलों से जो है वो उनको मैंने मना लिया मैट्रिक करके। किस चीज़ पे एतराज़ था? क्यों नहीं थे वो पढ़ाना चाह रहे, या बाहर निकलने से एतराज़ था, या आप यंग हो चुके हैं, जवान हैं और आजकल का माशरा ठीक नहीं है? क्या एतराज़ करते थे? वो ये एतराज़ करते थे कि हमारे ख़ानदान में, हमारे उधर गाँव में कोई भी लड़की जो है वो पढ़ी-लिखी नहीं है। मतलब वो कह रहे थे कि इसको देख के दूसरी लड़कियाँ भी मोटिवेट होंगी और वो भी घर से बाहर निकलेंगी। जी, बिल्कुल वो ये चाह रहे थे। मतलब मुख्तसर सी बात ये हुई कि आपका जो घर से निकलना था बाहर, वो उनको काबिल कबूल नहीं था। जी, बिल्कुल। वो चाहते थे कि मैं भी जिस तरह मेरी वालदा घरों में काम करती हैं या कढ़ाई सिलाई करती हैं, तो मैं भी उनके साथ काम पर जाऊँ और जो रोज़ का 100-200 वो कमाती हैं, तो मैं भी वो लाकर उनको दूँ। अच्छा, जब आपने मैट्रिक कर ली, आपकी वालदा ने थोड़ा बहुत आपने बताया कि बड़ी मुश्किल से मनाया, सपोर्ट किया थोड़ा बहुत। तो जब आपने मैट्रिक कर ली, उसके बाद मज़ीद स्टडी आपके घर वालों ने क्यों नहीं करवाई? और घर से भागने का ज़हन कैसे बना? उनकी जब मैंने उनको मैट्रिक के लिए मनाया था कि मैं मैट्रिक करूँगी, तो उनकी पहली शर्त यही थी कि इसके बाद हम तुम्हारी शादी करेंगे। मैंने फ़िलहाल उनको मान ली कि मैं मैट्रिक कर लूँ, बाद में मैं उनको मना लूँगी। लेकिन वो इस चीज़ के लिए इनकार उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारा रिश्ता करेंगे और उन्होंने एक जगह रिश्ता देख भी लिया, जो कि रिश्ता नामुनासिब था। मैं चाहती थी वो लड़का जो है वो पढ़ा-लिखा नहीं था बिल्कुल भी, उसको ना बोलना आता था, तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूँ जो बाद में हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो बाशऊर हों और हम इस गाँव का ये जो गोठ है हमारा ये बदलें। मतलब आप चाहती थी कि आप खुद भी स्टडी कर रही थी और शौक रखती थी, आप एक तालीम याफ्ता शख्स के साथ शादी करना चाहती थी। जी, बिल्कुल। जिससे शादी कर रहे थे वो क्या करता था? वो कुछ नहीं, वो भी दिहाड़ी करता था। मज़दूरी वगैरह जी, करता था। जी, बिल्कुल। अच्छा, घर से भागी कैसे? ज़हन कैसे बना? बस यही है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मुझे जो है वो कोई सुन नहीं रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा अपने चाचाज़ाद भाई को मनाया, लेकिन आपको पता है कि गैरत नाम की एक जो होती है, भाई ने उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं मानेंगे। फिर मेरी माँ भी बेचारी बुज़ुर्ग हैं, तो उन्होंने अपना दुपट्टा मेरे कदमों में रख दिया और अच्छा। उन्होंने कहा कि हमारी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है। लेकिन ये है कि मैंने यहाँ पर बड़ा सोचा और मैंने सोचा कि अगर मैं आज कुछ बन जाऊँगी, अगर मैं घर से चली जाती हूँ, कुछ बन जाऊँगी, तो ये मेरे अपने मुझे ज़रूर कबूल करेंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ, जब आपने घर से भागने का ज़हन बना लिया तो आपके पास इतने पैसे कैसे आए? कहाँ से आए कि आपने रास्ते में किराया भी लगाया होगा और आपने आगे पहुँच के अपने रिहाइश का बंदोबस्त भी किया होगा। ये सारा प्रोसीजर कैसे मतलब किया आपने? कैसे मैनेज किया चीज़ों को? घर पे मेरी माँ ने जो भी पैसे जोड़े थे, कुछ मेरी शादी के लिए जोड़े थे, कुछ वो जो भी मज़दूरी करती थी, घरों में काम करती थी, उनको जो भी पैसे मिलते थे वो रखती थी, बल्कि वो मुझे ही पकड़ाया करती थी। तो फिर बस मुझे उस वक़्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो मैंने सारे पैसे उठाए और मैं लाहौर आ गई। लाहौर आके फिर रिहाइश का बंदोबस्त कैसे हुआ? लाहौर का तो मुझे कभी पता नहीं था क्योंकि मैं अपने घर से कभी निकली ही नहीं। तो बहुत मुश्किल हुई यहाँ पर आके, फिर मैंने लोगों से पूछा, कुछ भले लोग मिल गए, उन्होंने मुझे एक हॉस्टल का बताया। यहाँ पर आके जो मेरे हॉस्टल का किराया है वो बहुत ज़्यादा था, जो मैं नहीं दे सकती थी। तो फिर यहाँ पर जो लड़कियाँ थीं, उन्होंने मेरी मदद की काफ़ी। तो आपने उन्हें बताया कि अपनी सारी स्टोरी और जर्नी बताई कि आप कहाँ से हैं और घर से भाग के आई हैं? जी, मैंने बताई पहले तो वो उन्होंने जो है वो मुझे कबूल करने से मना किया, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने जो है वो मुझे रिहाइश भी दी और बाकी सारे अखराजात भी मिलकर उन्होंने उठाए। अच्छा, स्टार्टिंग में तो उन्होंने आपको रिहाइश भी प्रोवाइड कर दी, अखराजात भी आपके उठाए, तो अभी आप स्टडी कहाँ कर रही हैं? किस कॉलेज में कर रही हैं? और अपने अखराजात को मेंटेन कैसे कर रही हैं? कॉलेज तो मैं अभी नहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जब मैं यहाँ पर आई थी, जो 3 दोस्तें थी मेरी, उन्होंने काफ़ी मेरी मदद की। उन्होंने ही मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया और सारा कुछ किया। लेकिन अब वो भी ज़ाहिर-सी बात है हॉस्टल में रहती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा है कि हम हमेशा तक तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकेंगे, तुम भी कोई जॉब करो। थोड़ा बहुत वो दे दिया करेंगे मुझे, खाने-पीने के लिए मदद कर देंगे, लेकिन सारे अखराजात वो उठाएँगे नहीं। तो ये मेरे लिए मसला हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर था, पहले साल की फ़ीस आपकी सहेलियों ने, आपकी फ्रेंड्स ने पे की और स्टार्टिंग में रिहाइश भी प्रोवाइड की। लेकिन आपने बताया कि अभी कुछ कर्ज़ा आपके ऊपर आ गया है, कुछ चढ़ गया है, वो कितना कर्ज़ा और किस चीज़ का है? ये हॉस्टल के रेंट का है और कॉलेज की फ़ीस।
नहीं मैंने दी हुई। 3 माह मतलब से 3 माह से फ़ीस नहीं दी हुई। 3 माह की कॉलेज की फ़ीस रहती है और रेंट जो है आपका हॉस्टल का वो कितने माह का है? वो भी 3 माह का है। ये टोटल मिला के कितनी रकम बन जाती है? अब आप देख लें 1 महीने का जो हॉस्टल का रेंट है वो 10,000 है। तो 30,000 ये बन गया और सेमेस्टर फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। कुछ खाने-पीने के जो अखराजात आपने कैंटीन वगैरह पे भी बताया कुछ पैसे अदा करने हैं। जी, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पैसे देने अच्छा। हैं। आपकी 1 सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है? वो मेरी है 45,000। 45,000 रुपए। हुँ। अच्छा 45,000 जो है वो साल की फ़ीस है आपकी? जी, 45,000। ये टोटल तकरीबन अगर हम रकम को मिलाएँ तो तकरीबन एक 80,000 के करीब ये अमाउंट बनती है। जी, बिल्कुल। अच्छा ये मुझे ये बताएँ कि ये तो अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख़्स अदा भी कर दे लेकिन आप तो जॉब ही नहीं करती हैं, तो आप आगे कैसे सर्वाइव करेंगी? बस अभी मैं ये चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसा शख़्स मुझे मिले जिससे मैं शादी करूँ और पहले जो है वो मुझे स्टडी के लिए सपोर्ट करे, ताकि अच्छा। मैं अपनी स्टडी करूँ, मेरा आईडी कार्ड बनवाए, ताकि मैं अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल कर सकूँ और अपनी ज़िंदगी अच्छी गुज़ारूँ और जो गाँव में जो मेरी माँ है, गाँव में जितनी भी लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं, जो दबाव में आ गई हैं और जिनकी कोई नहीं सुन रहा, उनको भी शऊर आए देखकर मुझे। अच्छा कैसे शख़्स से शादी करना चाहती हैं? कोई डिमांड क्या है आपकी? उसमें क्या ख़ुसूसियात होनी चाहिए? जी, डिमांड तो कोई ऐसे ज़्यादा नहीं, इज़्ज़त करने वाला हो, ठीक है? और जो खुदा से डरता होगा, वो आपसे भी मोहब्बत करेगा। दूसरी बात ये है कि सपोर्ट करने वाला हो। तालीम वगैरह जिस तरह आप खुद भी शौक़ रखती हैं, तालीम याफ़्ता भी हो? जी, तालीम भी हो। अच्छा कोई अगर कोई ऐसा शख़्स जो कहे कि जी मैं पहले सपोर्ट करने की बजाय ये पहले मेरे से निकाह करें, मेरे निकाह में आएँ तो फिर मैं सपोर्ट करूँगा, तो फिर क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, ये तो गारंटी है, ठीक है? अगर वो निकाह कर रहा है, अगर वो इज़्ज़त से मुझे अपने घर में रखना चाहता है, तो मैं इस चीज़ को कबूल करूँगी। लेकिन आपको स्टडी करवाए आगे और आपको सपोर्ट करे, आपका जो एम है, आपका जो मकसद है उसमें सपोर्ट करे। जी, बिल्कुल। अच्छा मुझे आप ये बताएँ जिस शख़्स से आप शादी करेंगी तो उसकी क्या गारंटी आपको चाहिए? जी, पहली तो बात ये है कि वो मेरा सारा जो कर्ज़ है मेरे ऊपर 70-80 हज़ार का, जो मेरे लिए उतारना नामुमकिन है, तो वो मेरा कर्ज़ उतारें। और दूसरी बात है कि आप लोगों का चैनल इस बात के लिए मेक श्योर हो कि कल को मेरे साथ कोई मिसहैप ना हो या मैं जो है वो बुरी ना साबित हूँ कि घर से भी निकल आई और बाहर भी कुछ नहीं मिला। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई शख़्स आपसे उम्र में थोड़ा ज़्यादा हो या थोड़ा मतलब मैट्रिक पास हो, ज़्यादा तालीम याफ़्ता भी ना हो या दूसरी शादी की ख्वाहिश रखता हो, तो ऐसे शख़्स से आप करेंगी शादी? मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि उम्र की कोई बात नहीं है, अगर उम्र में वो बड़ा भी है, इज़्ज़त करने वाला हो और दूसरा मुझे सपोर्ट करने वाला हो। मतलब आपको इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं है? नहीं, मुझे एतराज़ मतलब नहीं है। अगर वो अफ़ोर्ड कर सकता है, कोई इश्यूज़ नहीं है, वो अच्छा खाता कमाता है, तो वो अगर सेकंड मैरिज वाला भी हो तो आपको कबूल है? जी, बिल्कुल। मेन चीज़ है कि आप चाहती हैं कि वो आपके एम को पूरा करे, आपका जो मकसद है लाइफ़ का, स्टडी का, आप बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, कोई स्कूल कायम एक इदारा कायम करना चाहती हैं, उसमें सपोर्ट करे आप। जी। तो जी नाज़रीन आपने 22 साला नौजवान सिंधी लड़की की सारी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जान ली है। क्या एम है, क्यों घर से भागी, क्यों परेशान है और इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है। नाज़रीन जाते हुए क्योंकि सिंधी हैं, सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं तो थोड़ा-सा इनसे कहेंगे कि इनको सिंधी भी आती होगी। तो ये भी हम कन्फ़र्म करते हैं कि ये वाक़ई सिंध की हैं या नहीं हैं। आप हम आपने बताया कि आपका ताल्लुक़ सिंध से है और अभी आप लाहौर में रह रही हैं, तो थोड़ा कुछ सिंधी में हमारे व्यूअर्स की से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहें आप? जी, बिल्कुल मैं सिंध से हूँ और ज़ाहिरी बात है ये एक चैनल है तो इसको पंजाब वाले भी देख रहे हैं, इसको सिंध वाले भी देख रहे हैं, इसको बलूचिस्तान वाले भी देख रहे हैं। तो जितने भी इस वक़्त सिंध से मुझे लोग देख रहे हैं, हिन वक़्त जितना भी भेण भाई मांजी वीडियो सिंध सां ॾिसनि था, तव्हां सां गुज़ारिश आहे त तव्हां मांजी मदद कयो, मां हिन वक़्त ॾाढी परेशान आहियां। अच्छा मुझे एक और सवाल का जवाब दे दें, आपकी आइज़ का कलर बहुत खूबसूरत है। ये आपने लेंस लगाए हुए हैं या आपकी कुदरती और नेचुरल हैं? जी, ये मेरी कुदरती। मतलब आपकी रियल आइज़ हैं? क्योंकि मुझे मैं काफ़ी देर से गौर कर रहा हूँ और मेरे दिल में आया कि मैं क्वेश्चन पूछूँ कि आपकी रियल आइज़ हैं या आपने लेंस लगाए हैं? नहीं, नहीं ये मेरी अपनी आँख। ओरिजिनल आइज़ हैं? जी, बिल्कुल।
तो जी नाज़रीन, सुनहरी आँखों वाली लड़की सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली आपके सामने बैठी है, शादी करना चाहती हैं और तमाम कहानी आपके सामने रख दी है। आप चैनल नंबर पे राब्ता कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इनसे आपका निकाह करवा दिया जाए, राब्ता करवा दिया जाए, तो आप चैनल नंबर पे राब्ता करें और अपनी फ़ाइल तैयार करवाएँ। देखें, कोई भी इदारा होता है, उसके काम करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके मुताबिक चलना पड़ता है ताकि लड़की को भी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपकी भी प्राइवेसी रहे। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।